मेरे इस चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा लीक से हटके है। यद्यपि इस चैनल का मूल उद्देश्य तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक लंबे संघर्ष काल में बहुत बड़ी संख्या में अनगिनत वो सारे मौन तपस्वी जिनको स्थान नहीं मिला इतिहास के अंदर, ऐसे उन वीर क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूतों को इतिहास के कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने से खोज के आपके सामने लाना, उनको स्मरण करने का दायित्व हमारा है, उसको निभाना। इस जनरेशन के सामने स्वतंत्रता किसने लेके दी और कैसे मिली, ये केवल चरखे ने और खादी ने और केवल अहिंसा ने और ऐसे कुछ बातें बोल करके बताई जाती हैं। और फिर जिन दो लोगों का नाम लिया जाता है, उन दो लोगों के बारे में तो ये भी पता है सबको कि एक लाठी अंग्रेज की नहीं खाई। और जिन लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर दिया, जीवन के आखिरी श्वास तक लड़ते रहे, जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, और उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं। लेकिन आज बहुत देर से मेरे मित्र, मुझे बहुत वर्षों से जानने वाले, व्यक्तिगत बातचीत के अंदर कहीं ना कहीं वो मेरे शायद इस बात से वो परिचित थे कि मैं वर्तमान का जो पॉलिटिकल सीन है, इस पर तो मैं बिना पक्ष लिए निष्पक्ष रूप से न्याय और समानता के आधार पर निष्पक्ष तरीके से देश के लिए हित में क्या है, देश के लिए अच्छा क्या है, फिर मेरे सामने पार्टी और व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसको सामने रख करके मैं बोलता हूँ। बाई चांस कुछ वर्षों से वो मुझे देख रहे होंगे कि जो भारत में असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, इन पर कहीं ना कहीं मैं विश्लेषण भी और उस पर प्रेडिक्शन भी, भाई मैं सफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, उसका विश्लेषण करने वाला अधिकृत प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन 17 वर्ष की आयु से पूरी तरह से देश के लिए समर्पित होके लगा हुआ व्यक्ति 50-51 साल के बाद कुछ अनुभव बोलता है। उस अनुभव के आधार पर अभी मेरे मित्रों का बार बार आग्रह था, जो मैं नज़रअंदाज कर रहा था, परंतु आज मैं उस लीक से हट करके अपने स्वभाव के विरुद्ध इस चैनल में देने लगा हूँ। यद्यपि ये मेरा मूल उद्देश्य नहीं है। वो क्या है, इलेक्शन तो 5 स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन बंगाल का इलेक्शन बहुत ज़्यादा देश विदेश के लिए, यहाँ के पक्ष विपक्ष के लिए, आगामी भारत के भविष्य के लिए, भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए शायद कुछ ज़्यादा आवश्यक दिख रहा है। तो मैं भी मुख्य रूप से आज बंगाल को ही टच करूँगा। फिर पुनः क्षमा चाहते हुए कि मैं इसका कोई प्रोफेशनल अधिकारी नहीं हूँ किसी भी तरीके से। बाई चांस मेरी प्रेडिक्शंस लगभग ठीक रहीं। अधिकांश प्रेडिक्शंस में तो ये रहा कि जितना मैंने कहा, मेरी प्रेडिक्शन ज़्यादा भाजपा के लिए होती है। मैं भाजपा का मेंबर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, पर देश हित के अंदर जो लोग लगे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो जो गलती करते हैं उनको भी पॉइंट आउट करता हूँ। उनकी जो बात हमें नहीं समझ में आती और उसके लिए मैं ऊंचे स्वर में बोलता हूँ, जैसे बार बार बोल रहा हूँ, देशद्रोहियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, और कुछ भी बोलना और कुछ भी करना
ऐसे लोगों के लिए कुछ तो कहीं तो आप मर्यादाएं तय करोगे कि नहीं करोगे। और उसका एक ही तरीका है, देश का कानून। कानून पर्याप्त नहीं है तो कानून बनाओ, बना हुआ है तो उसको लागू करो। ये मैं बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहा हूँ। और केंद्र सरकार अभी भी उस दिशा में उस गति से नहीं बढ़ पाई। यद्यपि इस केंद्र सरकार ने बहुत कमाल के काम किए हैं, कर रहे हैं, परंतु ये बातें जो मैं देखता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। देश के लिए एक कानून और उस कानून के समक्ष बराबरी, कानून का डर, इक्वल बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, शरीफ और गरीब को राहत, दोषी को दंड, कानून का शासन, कानून का डर, मुख्य रूप से किसी भी सरकार से ये अपेक्षा की जाती है। बहुत सारे मोर्चों के ऊपर बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी कर रही है ये केंद्र सरकार। कोई भी देशभक्त और सज्जन आदमी आंख बंद करके विचार करेगा तो पिछले 72-73 सालों में ये 7 वर्ष अलग देखे जा सकते हैं। तो आइए चलें, आज बंगाल की तरफ चलें हम। बंगाल का इलेक्शन यद्यपि अपनी 5वें चरण का चुनाव हो चुका है, 3 चरण उसके और रहते हैं, 22, 27, 29, आज 21 है और एक 6ठे चरण का कल भी हो जाएगा। 5 चरण के चुनाव के बाद जो वहाँ की स्थिति है, बंगाल को इसलिए भी मेरा लेना ज़रूरी है कि बंगाल कुछ मामलों में देश की बहुत सारी मर्यादाओं को तोड़ने वाला वो प्रदेश बन गया है। अरे ममता को विदेशों से ला के बसाए हुए वोटर बनाकर अपने पक्ष में चलाने वाली वो ममता और सब तरह का अपीज करने वाली ममता, सुना होगा किसी प्रदेश के मौलवियों के लिए आप मंथली पैसा दे रहे हो। किसी ने सुना होगा कि आप दुर्गा यात्रा को वो बंद कर रहे हो और सरस्वती की पूजा स्कूलों से हटा रहे हो। ऐसे बीसों का बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाली ये ममता और समय समय पर देश विरोधियों के साथ खड़ी होने वाली ये ममता, भाई हिसाब करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। मैं देश के उन क्रांतिकारियों का वर्णन तो कर रहा हूँ, वो भूतकाल है, इतिहास से कुछ सीखना है, लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी ज्वलंत बातें होंगी, क्या उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे? मैंने लिया है समय समय पर, किसान आंदोलन को लिया है, लव जिहाद को लिया है, जम्मू कश्मीर को लिया है, तिब्बत को लिया है, ऐसी ही कुछ बातें। ये भी बंगाल का इलेक्शन भी मुझे लगा कि ऐसा ही है, जिससे यद्यपि आज का मीडिया ने सारा कुछ देश को जगा दिया है। आज मेरा लक्ष्य ममता क्या करती रही ये नहीं है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ का माहौल बना, उस माहौल के अंदर हैरानगी की बात है कि भाजपा ने जिस तरीके से जितने थोड़े वर्षों में और उसके पीछे भी शायद पिछले 25, 30, 40 सालों से आरएसएस की वहाँ बहुत बड़ी तपस्या है, गांव-गांव के अंदर खड़ा हुआ संगठन है। वरना 34 साल कांग्रेस का शासन, 29 साल कम्युनिस्टों का शासन और उसके बाद 10 साल इसका ये ममता का शासन। ये क्या है आपस में? कांग्रेस के शासन को हम उसकी चर्चा नहीं करते, वो विचारहीन पार्टी है, उसको तो ये केंद्र पराक्रम जैसे कैसे जो कोई जैसे मानता है मना करके, उसको देश धर्म से कोई लेना देना नहीं, देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं, उसकी चर्चा करना भी बेकार है। वो सारे देश के अंदर अब उसकी हालत जो दिख रही है, आप भी देख रहे हैं, मैं उसकी चर्चा करना भी समय का बर्बादी समझता हूँ। कम्युनिस्ट जो अपने आप को बड़े आइडियोलॉजिस्ट मानते थे, शुरू से उनका माओइस्ट होना, उन वामपंथियों का चीन और रशिया के साथ खड़े होना, बारिश अगर चीन में हो रही है तो छाता कलकत्ता के अंदर खुलना, ये सारा तमाशा तो चल ही रहा था। परंतु 29 साल का उनका शासन प्योरली बूथ रैगिंग के ऊपर आधारित था। और जो कुछ उन्होंने बंगाल को कंगाल बना दिया, इंडस्ट्री बंद कर दी,
केवल कम्युनिस्ट वर्कर और कम्युनिस्ट वर्कर के द्वारा वहाँ का आईएएस ऑफिसर चल रहा है, जो भी वहाँ का था मामला। ममता को एक बात के लिए मानना पड़ेगा कि ये कांग्रेस के अंदर रह के भी इसने छटपटाहट थी, विद्रोह किया और कम्युनिस्टों के साथ खड़ी हुई मुकाबला किया। और सचमुच में कम्युनिस्टों का मुकाबला करना कोई सरल काम नहीं था। परंतु जो कम्युनिस्ट छोड़ के ममता के साथ आ गए थे और उसकी पहले 2011 की जीत का कारण बने थे, वही कम्युनिस्ट, वही तौर तरीका, वही सलीका, वही व्यवहार, वही लूट, वही कटमनी, वही सिंडिकेट, सारे का सारा केवल शासन बदला। कम्युनिस्टों की तो एक टीम थी, उनका जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी रहती है, गलत ठीक उनका सामूहिक निर्णय रहता है। परंतु ये तो पहले तो खुद सब कुछ थी और बाद में भतीजा जुड़ गया, तो भतीजा और बुआ की ये एक बन गई पार्टी। 11 के अंदर तो एक रिएक्शन था कम्युनिस्टों के लंबे शासनकाल का, बूथ रिगिंग का, पिटाई का, लूट का अलग ढंग था उनका। बात गरीबों की करना और गरीबों को रास्ते से हटाते जाना और अमीरों के खिलाफ जहर उगल उगल करके गरीबों को साथ में इमोशनली जोड़े रखना। और 27-29 साल के लंबे काल के बाद जब वो एक एंटी इनकम्बेंसी बन गया और ममता ने कांग्रेस से विद्रोह किया और उस कारण से वो, लेकिन वही लॉट, वही ग्रुप, वही टीम, वही वर्कर, जब उन्होंने इस सारी पार्टी को कैप्चर कर लिया, और पार्टी को कैप्चर कर लिया मतलब ममता को यही सूट करता था। 11 का इलेक्शन तो कम्युनिस्टों का रिएक्शन था, कम्युनिस्टों के खिलाफ रिएक्शन था, और 16 का दूसरा इलेक्शन जो इसने ममता ने जीता और बड़ी मेजॉरिटी के साथ 211 सीट्स लेकर और बड़ी मेजॉरिटी के साथ, प्योरली बूथ रिगिंग का था। बाकी जो तमाशा सब लोग सुन रहे हैं, आज मेरा उस तरफ ध्यान दिलाना वो ज़रूरी नहीं है। विदेशियों से तो वो प्यार कर सकती है, और भारत के प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, एक अखिल भारतीय पार्टी के प्रेसिडेंट को और जाने वाले बाकी मिनिस्टर्स को और कार्यकर्ताओं को वो बाहरी कह करके और प्रोविंशियल, प्रांतीय, इमोशनल कार्ड खेल सकती है। ये तमाशा वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो वो करती रही, सब कुछ आहिस्ता कुछ तो 2019 के इलेक्शन में साफ हो गया, जब 18 पार्लियामेंट की सीट लेकर के और भाजपा ने बंगाल के अंदर, जहां उसकी केवल 2 सीट थी, शायद 1 थी या 2 थी, वो 1-2 से 18 पर पहुंच गए और 4 सीटें बहुत पार्लियामेंट की कम मार्जिन से हारी। चाणक्य का काम करने वाले भाजपा के अमित शाह, जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और जिस तरह से आरएसएस का पिछले 30-40 साल से स्ट्रॉन्ग विलेज बेस्ड शाखाओं का एक जाल, और मोदी जैसा नेतृत्व जब मिल गया और चाणक्य अमित शाह जैसा वो प्लानर मिल गया, तो कुल मिलाकर के, और 18 से पहले आपको याद, 19 को तो ये पार्लियामेंट का हुआ, 18 को वहाँ पर पंचायत इलेक्शन हुए। 30% पंचायतों के अंदर नॉमिनेशन तक भी फाइल नहीं करने दिया गया। वायलेंस का, डराने का, धमकाने का, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। अभी भी इस इलेक्शन में भी 130 के आसपास भाजपा और संघ के वर्कर, इन ममता के गुंडों ने, बदमाशों ने, देशद्रोहियों ने, बांग्लादेशियों के साथ मिलकर के जो बिना पासपोर्ट वीज़ा के साथ रह रहे हैं, रोहिंग्यास के साथ मिलकर के जो वहाँ अब तो मार खा के आए हैं, लेकिन कितना जुल्म करके आए हैं वो, वहाँ पर गांव के गांव बुद्धिस्ट और हिंदुओं के जला करके आए हैं।
ममता उनके साथ खड़ी है। पूरे देश के अंदर फारूक अब्दुल्ला उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। चलिए, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की क्या चर्चा करनी है, वो तो अब उनका आखिरी दौर गुजर रहा है, सिसकियाँ ले रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, वो अपनी मौत मरने वाले हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता। कम्युनिस्टों को तो ख़त्म होना ही चाहिए। विदेशी लॉयल्टी रखने वाले उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पर तरस आता है कि 130 साल की पार्टी, लेकिन तरस आने का कोई कारण नहीं है। अंग्रेज़ के द्वारा शुरू की गई अपने हित के लिए और उनके हित की पूर्ति करने के लिए ये प्लेटफॉर्म काम करता रहा। और हमें बताया गया कि जिन दो लोगों ने आज़ादी लेके दी है, इन दो ने तो अंग्रेज़ की एक लाठी तक नहीं खाई और वीआईपी जेलें थी। आइए, बात हम फिर ममता की कर रहे हैं। बंगाल के अंदर पंचायत चुनावों की अंदर जो वायलेंस हुआ और जिस तरीके से अत्याचार हुआ और गांव के लोग खड़े हो गए थे, भाजपा के पक्ष में हो रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनल काम इतना हो गया था, लेकिन उनको पंचायत चुनाव में भाग ना लेने दिया जाए। किसी को मारा गया, किसी को पीटा गया, किसी को लटकाया गया, किसी को धमकाया गया, किसी को खरीदा गया, किसी को घर में बंद कर दिया गया, पता नहीं क्या नहीं हुआ। लेकिन 18 का वो रिएक्शन, पंचायतों का रिएक्शन 19 में देखने को मिला। अगर भाजपा 16 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, 16 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा को ऑर्गेनाइजेशनली या उसको एक मिशन अपना बंगाल के सामने रख करके लग पड़ती, लेकिन ये पंचायत के चुनावों से थोड़ी देर पहले ही लगी। चलिए, ये एक अलग बात है, इतिहास का पहले का हिस्सा है ये। लेकिन आज हम विचार करें कि आज 5वें चुनाव फेज़ के बाद, 5 चरण के चुनाव के बाद 6ठा चरण का ला रहा है। अभी तक जो मैं प्रेडिक्शन करता रहा, मैं कोई ऐसा कुछ भी मेरे पास, मैंने कहा ना, मैं सोफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ और राजनीतिक घटनाओं पर, राजनीतिक बातों के ऊपर प्रोफेशनली विश्लेषक भी नहीं हूँ मैं उसका, लेकिन तो भी शायद कुछ वर्षों से नज़दीक से देखता हूँ। देश की अच्छी और बुरी बातें मुझे प्रभावित करती हैं। देश के गद्दारों के कोई भी एक्शन मुझे पीड़ित करते हैं, दर्द देते हैं, वेदना होती है। तो शायद उन कारणों से जो भी मेरा अभी तक जो प्रेडिक्शन होती रही, वो जितनी मैं भाजपा के लिए सीट्स बोलता रहा, उससे ज़्यादा आती रही, उससे ज़्यादा आती रही। केवल एक 14 के बिहार इलेक्शन के अंदर भाजपा को मेरी प्रेडिक्शन से कम आई थी। अदरवाइज़ जहाँ कहीं भी मैंने भाजपा के लिए जितनी प्रेडिक्शन की, उससे कहीं ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा भी नहीं, कहीं भी ज़्यादा। इसलिए भाई, मैं को बहुत अच्छा विश्लेषक नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा भी आती रही तो इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन में कहीं तो कमी होगी। पर चलिए, आज भी मैं भाजपा के ऊपर ही, बंगाल इलेक्शन के ऊपर 5 चरण के बाद ये कहने की स्थिति में हूँ, जो भी मेरे रिसोर्सेज में ले सका, सोच सका, विचार कर सका और एक आदत के अनुसार अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर सका, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा इस इलेक्शन के अंदर, यद्यपि वायलेंस अभी भी अपना करके और बूथ रिगिंग का अभी भी कोशिश की गई, बूथ रिगिंग की, परंतु इलेक्शन कमीशन के द्वारा केंद्रीय सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ पर तैनात करने के कारण बहुत ज़्यादा उनको कुछ ज़्यादा उस प्रकार का मौका नहीं मिला। यद्यपि कुछ एजेंट्स को, भाजपा के एजेंट्स को मार के बूथ में से बाहर निकालना, ये कुछ अभी भी चला, पर अब कहना चाहिए नाम मात्र का, क्योंकि करने की गुंजाइश ज़्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कोशिश तो उन्होंने की, परंतु इस बार इलेक्शन कमीशन तैयार था कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो आने वाले 3 इलेक्शन भी तय करेंगे। 29 को मैं फिर आपके सामने आऊँगा। आज जो मैं लगा हूँ कहने, भाजपा तो 200 से नीचे नहीं आ रही, अमित शाह तो 200 से नीचे नहीं आ रहे, वो उनको अधिकार है, उनको अंदर की रिपोर्ट्स उनके पास होंगी। मैं जो देख पा रहा हूँ,
आज की डेट में अगले 3 इलेक्शन को मिला करके 150 से 170 तक भाजपा को वहाँ सीट्स आनी चाहिए। 150 से 170 तक सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। सीट्स के बारे में ये आंकड़ा देना भी शायद मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा था, परंतु चूंकि अब मित्रों का मेरे पर जो विश्वास है और उसके कारण से मैंने साहस जुटाया है, 150 से 170 के बीच में 150 बिटवीन 170 ये सीट्स आ रही हैं। अगले 3 चरणों के चुनाव में क्या ऊपर नीचे होगा, ये आंकड़ा भी ऊपर नीचे जा सकता है, परंतु अभी जो 200 लोग कह रहे हैं मैं उनके साथ नहीं खड़ा, और 29 को फिर मिल करके मेरा ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु सरकार तो भाजपा की बनने जा रही है। बंगाल इलेक्शन के ऊपर मेरे से जितना हो सका, जैसा हो सका, इसलिए बड़ा ज़रूरी समझा है मैंने कि बंगाल जैसा कैंसर कुछ प्रदेशों में वैचारिक रूप से भी व्यवहारिक रूप से भी ऐसे सब लोग पिछले 70 साल में बेलगाम घोड़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिनको कुछ भी शर्म नहीं है। ममता को फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो देश के लिए बहुत ही एक खतरे वाले लोगों में से उस श्रृंखला में खड़ी है, उस पंक्ति में खड़ी है मेरी नज़रों में। ऐसे सब लोग जो देश के हित में नहीं हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, केवल विदेशियों के षड्यंत्रों का सहयोग करते हैं, ऐसे उन सब लोगों को, वो राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक हैं, वो NGOs हैं, वो नक्सलाइट हैं, वो जिहादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो ICS यहाँ काम कर रही है जो और दूसरी एजेंसीज काम कर रही हैं, उन सब के बारे में मैं समय समय पर आपके सामने आऊँगा। परंतु अभी बंगाल का ये विश्लेषण मैंने जो किया है, ये इस चैनल का मुख्य उद्देश्य नहीं था, लेकिन इस चैनल का उद्देश्य ये भी तो है ना, उन देशभक्तों को रखते रखते मैं आज के देश के गद्दारों को और गलत बातों को भी आपके सामने रखूं, ताकि आज हम सतर्क होकर, सजग होकर ऐसे गद्दारों को एक्सपोज कर सकें और देश के अंदर राष्ट्रवादी लोगों को, इस देश का देशभक्त और सज्जन आदमी फोर्स बन के उनके पीछे खड़ा हो सके। आप मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा भी लगा है आप मुझे कमेंट्स देंगे ही। हो सकता है कुछ लोग क्या बड़े लोग सहमत नहीं भी हो सकते, ये ज़रूरी नहीं है भाई। 29 को इस विश्लेषण के लिए हम फिर भी मिलेंगे। इस बीच में कल से मेरा उन्हीं क्रांतिकारियों के लिए फिर से आपके सामने आना होता रहेगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।